कहोगे? मैं एक ऐसे मंच के मोगली को आपके बीच में लाना चाहता हूं जो वास्तव में बहुत व्यस्त थे। जो लोग जा रहे हैं उनको घर जाकर सफलता हासिल नहीं होगी ऐसा श्राप देता हूं। बढ़िया। या तो कुंडी अंदर से बंद मिलेगी। ओम भाई वो बा साहब भी जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? उनको तो अंतिम प्रणाम करेंगे। आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी आप प्रेरणा ठाकरे जी का गीतमय प्रवचन सुन रहे थे। मैं आपको कोई ज्ञान की कविता नहीं सुनाऊंगा। प्रकाश मोगरा जी, हमारे सूरज भाई पोलवाल जी, बिहारी लाल जी चौधरी साहब और हमारे बहुत आत्मीय श्री कालूराम जी व्यास पार्षद साहब, आप सबको प्रणाम करता हूं। उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गए। अब उनकी ये मजबूरी है, जब तक वो नहीं जाएगा वो जा नहीं सकते। हाँ। जो लोग पत्नी सहित आए हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। बहुत मन से आप कवि सम्मेलन सुन रहे थे। अभी आपने यहाँ कुत्तों की भी बातें सुनी। मेरा कहने का मतलब कुत्ते विषय पर बातें सुनी। ये लगातार छेड़ रहा था, वो छेड़ रही थी। ये रासलीला भी देखी। मैं आपको ज्ञान की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। हाँ हो तो सुना है। भगवान की कसम खाकर कहता हूं ज्ञान की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। प्रकाश जी, इन दिनों ज्ञान की स्थिति बहुत खराब है। सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा प्रवचन देते हुए मिलते हैं और उसी समय हम ब्रश करके थूकते हैं। ज्ञान की बड़ी दुर्गति हो गई। बड़ी सादड़ी में पुलिस बैठी हुई है कुर्सी पे। इसका मतलब है कि मामला ठीक चल रहा है, फील गुड हो रहा है। आप फील गुड की मुद्रा में रहिएगा। मैं ज्ञान की कोई कविता नहीं सुनाता साहब। राजनीति पे एक भी बात नहीं बोलूंगा, भगवान की कसम खाकर कहता हूं। 2 कौड़ी की राजनीति पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का कोई मतलब भी नहीं है। मेरी बात जहां आपकी समझ में आए ताली वाली बजाते रहना। ये मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, इसको प्रणाम करता हूं। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं। वैद्य नंद वल्लभ जी जोशी, गिरिराज जी जोशी, अशोक जी मेहता, मेरे जाति के परिवार के लोग बैठे हुए हैं। मैं आज की तारीख में कहीं और था पर पिताजी के आदेश पे हाजिर हुआ हूं। इसलिए एक बार तालियां बजाइए और मुझे आदेशित करिए कि मैं चालू हूं। चालू। कह रही थी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में से लाए हैं। प्रेरणा, तुम अभी बच्ची हो। और एक बात कहना चाहता हूं, घर में मिक्सी होती है, चटनी पीसते हैं उसमें, पर उसके लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। पर सिलबट्टा यदि घर में हो, सिल्लोड़ा, तो उससे कभी भी चटनी पीसी जा सकती है। हम दिखने में खराब जरूर है पर काम की चीज है। इसमें भी है। तुम मेरी तरफ हो क्या उसकी तरफ हो? वो कह रही थी तो ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई गीता भारती प्रवचन दे रही हो। हैं? दोनों तरफ हो, बीच वाले हो, मतलब ये दोनों तरफ है। बेटा मेरे मुंह मत लगना, मेरा खेल जरा दूसरे टाइप का है। ऐसा कर जाऊंगा कि बड़ी सादड़ी में महीने 2 महीने लोग तेरे को छेड़ते ही रहेंगे। मेरे पास अलग टाइप का काम है साहब। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। हमारा देश बड़ा विचित्र है। आप कहीं ऑयल पेंट पुतवाइए दीवार पे और ऊपर बोर्ड लगा दो कि ये गीला है, तो भी लोग हाथ लगा के देखेंगे कि है कि नहीं है। हमारा देश ऐसा है। हमारा विचित्र टाइप का देश है। मुल्ला जी आप भी ताली बजाओ। कुंवर जावेद भाई बैठे हैं, आपको उनको सुनना है। ये भी थोड़ी देर सुनाएगा। अब बैठ जा भैया, कहीं भी आदमियों के बीच बैठना तो उसमें जगह क्या पसंद कर रहा है। 55 साल हो गए देश को आजाद हुए। एक बात कही थी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। मैं तो 2 ही पंक्तियां कहता हूं, पढ़े लिखे लोग सुने। दिवाली अंग्रेजी में लिखना, रमजान अंग्रेजी में लिखना। दिवाली में आखिरी में अली आता है। दिवाली में अली बसे, रमजान में बसते राम।
और हंसते गाते देश में रोने का क्या काम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई ओम जी। 1.5 किलोमीटर लंबी कविता लिखो। ये बेचारे घर के सताए हुए तो यहाँ आके बैठे हैं, यहाँ भी अपन इनको सताएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छे से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। हम किसी पार्टी के लोग नहीं है साहब, हम टी पार्टी के लोग हैं। उल्टी मित्रों, हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस है। क्या लिखा, वाह 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 ओम जी। ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लक्षण भी ठीक नहीं है। 10 रुपए का चमड़े का बक्कल सिर में लगाती हैं, क्लिप चमड़े का 10 रुपए का सिर में लगाती हैं, और 5,000 रुपए तोले का सोना जब इनकी पैरों की उंगलियों में देखता हूं तब मुझे लगता है कि हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 55 साल की प्रॉब्लम। तब कहना चाहता हूं कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया, कुत्ते से आदमी का स्तर पता लगने लग गया। इस देश में गाय पाली जाती थी, अब कुत्ते पाले जा रहे हैं, और कुत्ते भी वो जिनमें कुत्ता ही नाम की नहीं। उससे ज्यादा कुत्ता ही तो उसके मालिक में होती है। आप तो बहुत छोटी जगह रह रहे हैं, पर आप बड़े शहरों में जाइए, वहां कुत्ते जब सवेरे अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं वो कुत्ता आगे चलता हो, मालिक उसके पीछे पीछे। ये कुत्ते से कहना क्या चाहता हूं, बात के तथ्य तक जाइएगा, तब मैं आपको समझ में आए कि मैंने कोई बात कही है तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए। अरे टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। क्या इतने ही लोगों को समझ में आई? अरे गुजरात में भूकंप आया, हजारों मरे, कोई नहीं रोया, पर तुलसी का पति मिहिर मर गया तो पूरा देश परेशान हो गया। तब कहना चाहता हूं, टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। आजकल लोग प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे घुटने छू के एहसान कर रहा हूं। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए। अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। अरे दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। हम दोस्त यारों को याद रखते हैं, सगे भाई को भूल जाते हैं। सगे भाई से झगड़ा करते हैं और लायंस क्लब में भाईचारा ढूंढने जाते हैं। उस नकली समाज से कहना चाहता हूं, सुनना, बढ़िया बात है कि दोस्त यार सब याद रहे। समाज है क्या? बाप मोटरसाइकिल लाता है किश्त पे, बेटा उस पे अपनी प्रेमिका को घुमाता है और बाप आटे का कनस्तर और तगारी कंधे पर रखकर आटा चक्की जाता है। उस नकली समाज में कहना चाहता हूं, सुनिएगा, कि दोस्त यार सब याद रहे। और अंतिम पंक्ति यदि आपकी समझ में आए तो तालियां बजाकर पंक्तियों का सम्मान करिएगा। कि दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि इसने भगवान की कसम खाई और ये तो ज्ञान बांटने लग गया। ऐसा नहीं है, हंसने के लिए 50 मीटर है। आज हम सूरज जी के घर पे गए तो भाभी जी मेरे से कहने लगी, बैठो बैठो ओम भैया चाय बना दें। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। वो संजय नागौरी हमको लेके गया था। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को एसिडिटी होती है। बोले हाँ ये 26 जनवरी से लोकल हो गई है, 9-5 पे ही मिल जाती है। अरे मैंने कहा एसिडिटी नहीं होती है, एसटीडी होती है। वो एसटीडी होती है, मेरे को एसिडिटी होती है। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा ये बीमारी होती है। बोले अच्छा मैं दूध लाती हूँ। 1 गिलास दूध लेके आई, मैंने वो दूध देखा फेंक दिया। दूसरा ग्लास लेके आई, मैंने देखा और ढोल दिया। तीसरा ग्लास फेंकने जा रहा था तो मेरे को कहने लगी क्या ओम भैया हम आपके लिए दूध लाए, आप दूध फेंक रहे हैं। मैंने कहा भाभी दूध में मक्खी है। भाभी बोली मक्खी दूध में नहीं है, चश्मे के कांच पे चिपकी हुई है। हमारी तो हालत खराब है साहब। और मेरी तो इतनी हालत खराब है साहब कि एक सरदार जी ने भी मेरे को छेड़ दिया कोटा में।
मैं चोटी रखता हूं साहब, ब्राह्मण आदमी हूं, मेरी चोटी देख के बोला चोटी क्यों रखता है? मैंने कहा ये चोटी नहीं है, एंटीना है। बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे विचार आते हैं। बोले साले इतने से एंटीने से विचार आते हैं, फिर तो मेरा पूरा माइक्रोवेव टावर है, मेरे को क्यों नहीं आते विचार? मैंने कहा सरदार जी विचार तो तुमको भी आते हैं, पर दाढ़ी की अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं। लोग मेरे साथ छेड़खानी करते हैं साहब, मैं नहीं छेड़ना चाहता पर छेड़ देते हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा, लोगों को यह भी नहीं मालूम, किसी क्या मौत हो जाए, गमी हो जाए, वहां बैठने जाओ तो वहां बोलो क्या, नहीं मालूम किसी को। अभी हमारे यहां उज्जैन में 4 भाइयों के बाप मर गए। सीन बताता हूं आपको। 4 भाई बैठे हुए गवाड़ी में, बाड़े में, दरी बिछी हुई, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पे रखी हुई, एक आलू में 3 अगरबत्ती फंसी हुई, 2 लोकल अखबार पड़े हुए, हमारे वैष्णव जी और कंठालिया जी बैठे हैं। ये सीन रहता है साहब, आप देखना हाथ से कहां पैदा हो रहा है। अब वो एक बैठने आया उनके यहां, चौथा 5वां दिन था, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, तो एक बैठने आया तो साइकिल समेत ही अंदर बाड़े में आ गया, गवाड़ी में, बिल्कुल दरी के पास साइकिल खड़ी करी। मैंने कहा दरी पे ही खड़ी कर ले, इतनी दूर भी क्या खड़ी करी? बोले यार क्या बताऊं, पिछली बार मैं धर्मराज जी की मदर के टेम पे गया तो वहां मेरी नई की नई साइकिल चोरी चली गई, जब से मैं अंदर ही लेके जाता हूं। मैंने कहा अच्छा हुआ नीचे बैठे हैं, किसी ऊपर वाले मकान में बैठे होते तो तू साइकिल ऊपर ले जाता। अब आप देखना, वो बैठने गया, उसने हाथ से पैदा किया वहां। मेरे को तो भरोसा ही नहीं हुआ यार। परसों मेरे को अशोक मिला तो अशोक मेरे से कहने लगा यार कि दादा सलट गए। ये संवाद चालू किए उसने। मैं तो समझा मजाक कर गया। तो कल मेरे को संजय मिला तो संजय ने मेरे को बताया यार कि दादा की फाइल निपट गई यार। मैं तो समझा मजाक कर लिया। तो आज सुबह मैंने तुमको सुरेश के स्कूटर पे पीछे बैठे जाते देखा तो मैं समझ गया यार कि दादा की फाइल निपट गई यार। कितनी उम्र होगी? तो 4 भाइयों में से एक बोला 90 साल। जल्दी चले गए यार। अब 90 साल में भी जल्दी चले गए। ये मरे में बैठने गया हो, बोले जल्दी चले गए यार। क्या बीमार थे क्या? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते मरे। अब 90 साल का आदमी बीमारी में नहीं मरेगा तो काहे में मरेगा? समझ में आ रही हो तो ताली वाली बजाते रहना। बोले कितनी उम्र होगी? तो उसने कहा 90 साल। बोले बीमार थे क्या? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते मरे। कब रखी है 13वीं पगड़ी? 12वीं 13वीं कब रखी है? तो उसने कहा 17 तारीख को। धर्मशाला कर ली? ये मरे में बैठने गया। बोले हाँ कर ली। बोले कौन सी धर्मशाला करी? तो बोले वो औदिच्य धर्मशाला। बहुत बढ़िया है यार वो। उसमें क्या नीचे का काम नीचे निपट जाता, ऊपर का ऊपर निपट जाता है। पानी की भी बहुत सुविधा है उसमें। उसका बाप मरा, वो धर्मशाला को रो रहा है। हलवाई कर लिया क्या? अब हलवाई पे आया, ये मरे में बैठने गया। तो बोले हाँ कर लिया। किसको किया? बोले वो वांशी वाले लक्ष्मी नारायण को। बहुत बढ़िया है यार वो, बहुत फर्स्ट क्लास हलवाई है यार। मेरी मदर के टाइम पे अपन ने इसी को बुलाया था। लोगों ने कहा कि यार मजा आ गया यार। उसकी माँ के मरे में लोगों को मजा आ गया। बहुत बढ़िया हलवाई है यार। क्या बनवा रहे हो? ये मरे में बैठने गया। बोले क्या बनवा रहे हो? तो उसने कहा कि बेसन की चक्की और लड्डू का सोचा है। हाँ यही बनता है आजकल, यही बनता है। वैसे गर्मी का टाइम चालू हो गया है, श्रीखंड भी बनाओगे तो लोगों को मजा आएगा। आदमी को मालूम नहीं, ये माताएं बहनें बैठी ये हाथ से पैदा कर देती। किसी के छोरा हो छोरी हो तो हाथ से पैदा कर देती है। साता पूछने जाती है और हाथ से पैदा करके आती है। एक मेरा मित्र है घनश्याम, मैं आपको उसका सरनेम इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि ये तो अग्रवाल है। तो अपन किसी के घर की बात सार्वजनिक क्यों करो? वो घनश्याम के यहाँ 14 साल बाद छोड़ा हुआ साहब। 14 साल बाद। वो कोई भावनगर तलाजा रोड में एक माताजी हुई थी 5-7 साल पहले, आपने सुना होगा। बा साहब भी मुंडी हिला रहे हैं। इसका मतलब ये भी धोख दे के आए वहां।
अब वो 14 साल बाद छोड़ा हुआ साहब, और वो छोड़ा और उसकी लाड़ी अस्पताल में लेटी हुई ने, वहां वो छोड़ा 3 दिन का, उधर मैं बैठा हुआ, इधर वो घनश्याम बैठा हुआ। कोई दूर के रिश्ते की 2 घनश्याम की बुआ जी साता पूछने आई, तबीयत पूछने। घनश्याम की 2 बुआ जी साता पूछने आई और उन्हें आके हाथ से जो पैदा किया, वो मालवी में है पर आपको समझ में आएगा। वो आई तो आते से अंदर घुसते से जो संवाद कहे आप उनको सुनिएगा और आपको लगे कि ये आनंद की बात है, आपको समझ में आ रही तो मेरे को ताली बजा के संप्रेषित कीजिएगा कि बात आपकी समझ में आ रही है। जैसे ही वो अंदर आई तो आते से ही बोली, ए देखो तो हम है नहीं, वहां सामने वाला वार्ड में पहुंची गया था। तो हमारे बताया कि वी तो यहाँ है। कहाँ है छोरो, कहाँ है छोरो? मैंने कहा फिल्म देखने गए है। बोले दादा तुम बहुत मजाक करो। मैंने कहा बुआ जी परसों जापो हुआ है तो छोरो कहाँ जाएगा? और वो दोनों उठ के उस छोरे को देखने गई। आप देखना, दोनों उठ के पलंग पे उस छोरे को देखने गई तो जाके उन्होंने जो कमेंट करे, जो टिप्पणी करी, वो आनंद का विषय बनी। जाके एक बोली ए थोड़ा दुबलो है, तो दूसरी बोली घनश्याम पे गयो है। ए थोड़ा दुबलो है, तो दूसरी बोली घनश्याम पे गयो है। फिर एक ने टिप्पणी करी, यह खिड़की क्यों लगाई रखी तुमने, यह खिड़की के खोलो नहीं। तो दूसरी बोली ये टोपो नहीं पिलायो, टोपो। एक खिड़की खुलने वाली है, दूसरी टोपा पहना रही है। ले चला डरी, फिर अपना टेम्पो नहीं मिलेगा। अब उनको टेम्पो की याद आ गई। अब वो उठ के चलने लगी साहब, वो उठ के जाने लगी। जैसे वो उठ के चलने लगी तो उनको वो सोती हुई लाड़ी दिखी। अब वो लाड़ी को छेड़ा, कई लाड़ी कई हुई गया हो। तो मैंने कहा नहीं तो कहीं डिस्को करे। दादा तुम बहुत मजाक करो। मैंने कहा बुआ जी परसों डिलीवरी हुई है तो सोएगी नहीं तो कहीं करेगी। अब वो लाड़ी ने देखा बुआ सास बड़ी इनडायरेक्ट असर करने वाली चीज होती है, तो उसने पलंग पे से धोख देने की कोशिश की। तो वो बोली कहीं नहीं तुम तो लेटा रहो, कहीं हालत बनाई रखी है, कहीं खाओ पियो नहीं। तो दूसरी वाली बुआ जी ने कमेंट किया, सच्ची आजकल की छोरियां तो कहीं खाए पिए ही नहीं। ले चला फिर अपने टेम्पो नहीं मिलेगा। फिर वही कैसेट फंसा दी उन्हें, टेम्पो नहीं मिलेगा। अब वो जैसे उठ के चलने लगी साहब, जैसे उठ के चलने लगी तो वो एक बुआ जी ने घनश्याम के कंधे पे हाथ मारा और बोली चला घनश्याम, अच्छो निपटी गयो। मैंने कहा बुआ जी घनश्याम निपटी गयो कि लाड़ी निपटी गई? घनश्याम निपटी गयो कि लाड़ी निपटी गई? दूसरी वाली बुआ जी ने जो कमेंट किया, वो कमेंट यदि आपकी समझ में आए तो उन बुआ जियों के सम्मान में ताली बजाना, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब पहली वाली ने कहा चला घनश्याम अच्छो निपटी गयो, तो दूसरी वाली ने कहा चला घनश्याम तू थोड़ो परहेज से रीजे। क्या बात है, ताली बजाओ एक बार, समझ में नहीं आई हो तो अभी। ये आनंद है, कविता नहीं है। कविता आप सुनाता हूं, सुनना। ये तो जमावट है, ये जमावट है। मैं एक कविता सुनाता हूं, सुनना। हाँ सुनाता हूं, मेरे बेटे वो बोल रहा है, वो कविता भी सुनाऊंगा। क्योंकि मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं एक ही दौर जोरदार करके जाना चाहता हूं। आपको एक कविता सुनाता हूं, सुनना। मजे की कविता है साहब, हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 15-20 दिन पहले मुझे प्रवाहिका नाम की बीमारी हो गई। आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेद के लोग समझते हैं प्रवाहिका किसे कहते हैं। अंग्रेजी के डॉक्टर उसको डिसेंट्री कहते हैं, लूज मोशन। ये बढ़िया है। अब भी समझ में नहीं आई तो पगड़ी वालों सबके लिए बताता हूं, दस्त लग गए। क्योंकि ये तो मेरा गांव है, मेरे पिताजी का जन्म स्थान है, इसलिए मैं यहाँ आपसे पारिवारिक बात कर सकता हूँ। 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे को प्रवाहिका हो गई। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को प्रवाहिका हो गई। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा लूज मोशन। बोले अच्छा कितने हुए? मैंने कहा करूं कि गिनूं? अरे अच्छा आदमी करेगा कि गिनेगा? उस वक्त तो एक ही लक्ष्य रहता है, लक्ष्य तुरंत खा ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई परहेज? बोले परहेज ये कि हल्का फुल्का खाना। मैंने कहा हल्के हो जाती है सब। मैं आपको सुनाता हूं एक कविता मजे की।
कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। सुनना संजय, हमारे कालीचरण जी बैठे हैं, सुनना। एक कविता सुना रहा हूं, एक कविता प्रकाश जी, सूरज जी, बिहारी जी, आपको समर्पित करता हूं, सुनना। यार ये लाइट बंद कर सकते हो क्या? हम मध्य प्रदेश से आए हैं और हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने हमको लाइट की आदत ही नहीं रखी। अंधेरा कर दो इसको, वीडियो शूटर, लाइट बंद कर दो यार। हाँ, ये तुम्हारी दुकान तो चल जाएगी पर मेरी उखड़ जाएगी। हाँ बस ये चलने दे, इसमें तो आपत्ति थोड़ी है। कितनी देर से लाइट मार रहा है यार, इतनी लाइट तो ससुराल वालों ने नहीं मारी। सही में अंधेरे में बारात गई मेरी, इसीलिए तो शादी हो गई। तो क्या मैं तेरे को शादीशुदा नहीं दिख रहा हूं? ये बोल रहा ऐसा दिख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, मेरी भी हुई। एक बार मित्रों उस आदमी के लिए तालियां बजाइए जिसने एक लड़की उपलब्ध करा के मेरा विवाह करवाया। तालियां बजाइए उसके लिए। सुनाता हूं एक कविता, सुनना। ये पूरा, मेरी पत्नी जब पहली बार मायके गई तो मेरे ससुर जी उसको लेने आए, वो लेके और ट्रेन में बैठ के चले गए। मैं बाहर निकलने लगा तो एक सज्जन मेरे से टकराए, मेरे से कहने लगे और क्या ओम भैया कैसे? मैंने कहा हॉकी खेलने आया था। अब रेलवे स्टेशन पे पूछ रहा कैसे? बोले नहीं कैसे? मैंने कहा पत्नी को छोड़ने आया था। अच्छा अच्छा, कहाँ गई है? मैंने कहा तेरे को क्या मतलब? बोले नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मेरी पत्नी अहमदाबाद की है। मैंने कहा पत्नी को छोड़ने आया था, अहमदाबाद गई है। अच्छा अच्छा, तो अपनी मिसेज अहमदाबाद की है? मैंने कहा क्यों रे, अपनी से क्या मतलब? मैंने कहा अपना नगर पालिका का अध्यक्ष हो सकता है। मैंने कहा पत्नी तो व्यक्तिगत चीज है यार। वो बोला मैं तो ऐसे ही बोल गया। मैंने कहा तेरे ऐसे ही बोलने में 50% की पार्टनरशिप हो जाती है। आदमी को भान नहीं रहता, बोल जाता है। कितने बोलते हैं? बोले अपनी ससुराल है, उदयपुर अपनी ससुराल है। मैंने कहा तेरी होगी, हमारी गाय की है। अपने में संभाव है, बहुत सारे बात जुड़ जाती है, पर ये बोलने बोलने का अंतर है। आप देखना कितने लोग आपको पत्नी बच्चों के साथ बाजार में मिलेंगे, आपसे परिचय कराएंगे, भैया ये मेरी पत्नी, ये मेरी मिसेज। आप कहेंगे नमस्कार, उनकी पत्नी भी करेगी नमस्कार। आप उनके दो छोरे छोरियों में से किसी एक के सिर पे लाड़ से यूं ही हाथ फेर दो जो उनके साथ खड़े हैं, वो बोलेगा सब आपके ही हैं। मैंने कहा अच्छा मिसेज आपकी ना, बच्चे हमारे हो गए। सहज भाव से बोल जाता आदमी। मेरी पत्नी जब पहली बार मायके गई, वापस आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को मेरी याद आई? बोले सच्ची तुम्हारे गले की कसम इतनी याद आई? मैंने कहा सही कह रही है। बोले तुम्हारे कंठ की सौगंध इतनी याद आई? मैंने कहा कब आई? बोले है ना जब प्लेटफॉर्म पे एक भी कुली नहीं दिखा ना, तो तुम्हारी बहुत याद आई। आदमी की हालत दो कौड़ी की होती है साहब। सुरेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आदमी की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा आप कोई भी अच्छा काम करो, पत्नी उसको 1 मिनट में रिजेक्ट कर देगी। और हर पत्नी को दूसरे का पति ज्यादा समझदार नजर आता है, ऐसा हर पत्नी को लगता है। हादसे के लिए बहुत सारा मैटर है। आप मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी को बिठाओ और निकलो बाजार में। जैसे आप बाजार में निकले, कोई परिचित मिल गया, वो भी आपके सामने आ गया, तो वो बात आपसे करेगा। आप रुक गए, वो भी रुक गया, बात आपसे करेगा, पर उसका पूरा ध्यान मोटरसाइकिल पे बैठी आपकी पत्नी की तरफ रहेगा। और फिर आखिरी में पूछ ही लेगा, ये क्या अपने घर से हैं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लेके घूम रहा हूं। क्या बात है ओम जी। ये मनोविज्ञान है, ये कविता नहीं है, मनोविज्ञान है। मैं मनोविज्ञान पढ़ता हूं, मनोविज्ञान पढ़ाता हूं। सुनाता हूं आपको एक छोटी सी कविता मनोविज्ञान की। एक कौम पाई जाती है पूरे देश में, उस कौम का नाम है रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। जैसे बिहारी लाल जी को, हमारे प्रकाश जी को और सूरज जी को, इन तीनों को ये आयोजन इनने जुटाया है। आपको यदि वाकई में आनंद आ रहा तो एक बार तालियां बजाकर इन तीनों का सम्मान कीजिए, ताकि ये परंपरा चलती रहे। मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कविता जो रायचंदों पे लिखी है।
ये रायचंद क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी के भी कोई भी काम में राय देने आ जाते हैं। काम किसी और का है, ये राय देने आएंगे। आपका मकान बन रहा है, ये खुद का स्कूटर मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आपको राय देने आएंगे। आप मांगो मत। मेरे एक दोस्त की दादी मर गई, हम उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगा, भाई साहब कहां ले जाएंगे? मैंने कहा पिक्चर हॉल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान में ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे? हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है यार। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए बगैर छोड़ता नहीं है। आप देखना कभी आपके यहाँ बड़ी शादी में कोई दिवंगत हो जाए, शांत हो जाए, अल्लाह ताला के पास चला जाए, ऊपर चला जाए भगवान के पास, तो आप देखना उसको अपन जब आखिरी टाइम पे ले जाते हैं, वहां चिता जमाते हैं, वहां चिता जमाते समय भी एक आदमी बोलेगा आखिरी में, बोले किशोर ये भारी वाली लकड़ी अलग रख ले, ऊपर रखने के काम आएगी। ये होते हैं रायचंद जो वहां तक पीछा करते हैं। इनका एक ही काम राय दो। मैंने वहां से एक हास्य व्यंग की कविता पकड़ी है, आप सबका सुनने का मानस हो तो तालियां बजाकर एक बार जोरदार मुझे आदेश कीजिए, मैं सुनाता हूं कविता। ये रायचंद होते कैसे? ये कविता का जन्म कहां हुआ? मेरे एक दोस्त ने मिठाई की दुकान खोली और बेचारे ने बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब यहाँ मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखवाने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? तो उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया पेंटर से। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्यों रे, मिठाई भी कोई 2-4 महीने पुरानी बेचता है क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोले फिर ये ऊपर ताजी लिखाने से क्या फायदा? इससे लोगों को शक होता है। बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद, राय बहादुर राय सिंह हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब नीचे शोकेस में मिठाई रखी है तो आदमी पहले नीचे मिठाई देखेगा कि ऊपर पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर मिठाइयां लिखाने से क्या फायदा? उसने कहा क्या करूं? उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां साफ करवा दी। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं, पैसे लेके देता हूं। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? तो उसने कहा क्या करूं? बोले साफ करवा। उसने बेचारे ने मिलती भी पुतवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हुए। बोले बेवकूफ, जब शटर खुला है, दुकान का दरवाजा खुला है, तू है, मिठाई है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? ये बोले ये ऊपर फालतू में है लिखवा रखा है, इसको पुतवा। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौन होती है? रायचंदों की, राय सिंहों की, रायचंदों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। प्रकाश जी अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गया। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं? ये कौन होती है साहब? रायचंदों की। मैंने वहां से एक कविता निकाली, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। सुनिएगा, और जहां मैं बोलूं मजा ही कुछ और है आप ताली बजा देना। आप देखना एक कवि की दृष्टि कहां कहां जाती है। बिना राजनीतिक पार्टी का नाम लिए, बिना किसी राजनेता का नाम लिए अपना पूरा काव्य पाठ करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं राजनीति पे कतई नहीं बोलता, क्योंकि राजनीति पे कविता लिखना हमारा धर्म भी नहीं है। तुलसीदास ने कविता लिखी थी राम पे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको न जाने कौन कौन से रामों पे कविता लिखनी पड़ रही है। तब कहना चाहता हूं, सुनना, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। आनंद के साथ सुनना, जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है ताली बजा देना। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का, और एसटी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है।
दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और एसटी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, पूरा मनोविज्ञान है, पढ़े लिखे लोग सुने। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले घर में जगह नहीं होगी पर पूछेगा, सेठ अब कैलेंडर वैलेंडर नहीं आया है कहीं? एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। छोरा ऐसा खुश हो रहा है जैसे उसका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धौल जमाने का। मजा ही कुछ और है। ताली बजाओ यार, ऐसे उठाओने जैसे मत बैठो, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। चलो मैं कविता छोटी कर देता हूं, मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। मैं कविता छोटी करता हूं। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटकी और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूं, तालियां बजाइए। मैं मां भी पढ़ देता हूं। हाँ, एक और सुना दो। एक और की आज आ भी गई। और तुम्हारी मार्केट वैल्यू, मेले जूस सेंटर छोटी सादड़ी से तुम्हें 21 रुपए का इनाम दिया है। ला देना जरा। बोल अम्बे मात की जय। अरे 21 नहीं, वो पर्चा दे दे। क्या भेले जूस सेंटर? अरे तो लिखा ही गलत है तो मैं क्या करूं? वो क्या तुमने भेले में डाली होगी? वो एक जगह लिखा हुआ था रविवार को प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है। वो पेंटर ने ऊपर वाली लाइनें सब जोड़ दी। उसका अर्थ निकल रहा था कि रविवार को प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है। पढ़ने पढ़ने का अंतर हो जाता है। कालीचरण जी, मैं एक कविता सुनाता हूं साहब। ऐसा क्या लिख दिया जो अमेरिका या 4-5 देशों की यात्रा कर चुका हूं। ये बात साहब, इनको बिठा लो। ये बात साहब को, ये आप घर जाके किसी और को परेशान करेंगे। इनको बिठा लो, ये बैठ जाओ यहीं, अब मत उठना। जबरदस्ती में यूं इधर उधर भटक रहा हो। रोज रात को ऐसे ही घूमते हो क्या? अब मत उठना। नींद में चलने की आदत है, होती है किसी किसी की। पर मैं आपको अब एक कविता सुनाना चाहता हूं। तो अब ये जितनी देर मैंने बकवास करी है, बकवास मैं पूरी रात कर सकता हूं। मेरी कैपेसिटी हम मेरे सभी मित्र जानते हैं। पर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं। बड़ी सादड़ी के एक व्यक्ति के घर एक आदमी का जन्म, एक लड़के का जन्म हो, और उसने ऐसा क्या लिख दिया कि उसे पूरे देश ने विदेशों तक बुलाया गया। मैं वो कविता इस बड़ी सादड़ी के पवित्र मंच से सुनाना चाहता हूं। प्रकाश जी, सूरज जी, बिहारी जी, सुनिएगा कविता। आप यहां जितने लोग बैठे हैं, 1 मिनट के लिए अपने बचपन में लौटिएगा। याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, अपनी माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, माँ का दूध पीते थे। तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने दूसरे स्तन पर उस माँ को न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। लात खाकर भोजन देने की शक्ति ईश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है, वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ये ताकत किसी के पास नहीं है। मैं उस माँ की वंदना में एक कविता आपके बीच रखता हूँ। सुनिएगा साहब, मैं कहाँ तक सफल हुआ।
ठीक ठीक यदि पहुंच पाऊं, आप तक पहुंच पाऊं, आपकी भावनाओं तक पहुंच पाऊं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कविता शुरू करता हूं। माँ क्या होती है कहने की कोशिश की। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज में कहा। उज्जैन का शायर रमेश सोज कहता है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मित्रों, उस माँ की वंदना में एक कविता आपको सुनाता हूँ जिसने हमें जन्म दिया। सुनिएगा। मंगल नसीम ने 2 पंक्तियां विश्वजीत बहुत अच्छी कही हैं। उन्होंने कहा कि क्या सीरत क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। क्या सीरत क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी, पांव छुआ और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। क्या बात है, वाह वाह। उस मां की वाह, वंदना वाह, में एक वाह। कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा, जिसने हमें जन्म दिया। आप और हम रूबरू हैं। एक कविता के लिए आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें कि आप सुनने की मानसिकता में हैं। मित्रों, बिना मां के रोना भी बहुत कठिन है। लोग कहते हैं कि मां मर जाती है। कुंवर जावेद भाई, मैंने एक बात कही इन दिनों, मां कभी मरती नहीं है। साहब क्षमा कीजिएगा जिन्होंने मां को खो दिया है, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा। लोग कहते हैं कि मां मर जाती है, मेरा यह मानना है कि मां कभी नहीं मरती। मित्रों, दिवाली पर, राखी पर, जब किसी त्योहार पर हमारे घर की लड़की या हमारे घर की बहू कुछ पकवान बनाती है, मिठाई बनाती है और बनाते बनाते किचन में, रसोई में बोलती है कि हमारी बाई, हमारी भाभी, हमारी माँ हलवा ऐसे सेकती थी, माँ फिर जिंदा हो जाती है, माँ फिर आकर खड़ी हो जाती है। माँ कभी मरती नहीं, माँ एक परंपरा है। उस माँ की वंदना में एक कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा। माँ क्या होती है। इंदौर के शायर श्याम कुमार श्याम ने 2 पंक्तियाँ लिखी कि ईश्वर अल्लाह राम लिखा। माँ न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, माँ सिर्फ माँ होती है, माँ के अलावा माँ कुछ नहीं होती। ईश्वर अल्लाह राम लिखा या ईसा रब सत नाम लिखा, हर बच्चे ने हर अक्षर से माँ को ही प्रणाम लिखा। शर्त लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, शर्त लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। उस माँ की वंदना में एक कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वामीनाथ पांडे की कथा मेरी कविता की भूमिका हुआ करती है साहब। वो लिखता है 3 पंक्तियों का उपन्यास। बड़ी सादरी के इस पवित्र मंच से आज तक आपने किसी उपन्यास को नहीं सुना होगा। आइए सुनाता हूँ आपको 3 पंक्तियों का उपन्यास। स्वामीनाथ पांडे ने लिखा, उसने लिखा कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले मकान में रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले मकान में रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाते था। क्या हुआ मोनिका? नहीं आप पढ़िए। मैं एक ही दौर पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ी तसल्ली रखें। नहीं नहीं नहीं